प्रधानमंत्री ने एचपीसीएल की अवशेष उन्नयन सुविधा के सफल संचालन को सराहा। केंद्रीय मंत्री अमित शाह पोषण सुरक्षा पर सीएसआर सम्मेलन का करेंगे उद्घाटन। निकाय चुनाव दलीय आधार पर और ईवीएम से कराने की मांग को लेकर भाजपा का चरणबद्ध आंदोलन जारी। कई स्थानों पर पार्टी का आज भी धरना। पलामू रेंज के नवनियुक्त डीआईजी किशोर कौशल ने नक्सल उन्मूलन और विधि व्यवस्था को लेकर की बैठक। जमशेदपुर पुलिस के लिए उपलब्धियों भरा रहा गुजरा साल। और राज्य के कई इलाके शीतलहर की चपेट में। 11 जिलों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से नीचे। 3 दिनों बाद ठंड से थोड़ी राहत की उम्मीद। कोहरे से रेल विमान सेवा में बाधा। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी कुमारी और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन के अवशेष उन्नयन सुविधा के सफल संचालन की सराहना की है। श्री मोदी ने कहा कि यह आधुनिक सुविधा आत्मनिर्भर भारत की भावना के अनुसार ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विशाख रिफाइनरी में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड की ओर से रेसिड्यू अपग्रेडेशन फैसिलिटी का ऑपरेशन शुरू किए जाने के बाद इसकी तारीफ की है। दरअसल पहले कच्चे तेल के सबसे भारी हिस्से को कम कीमत वाले रेसिड्यू के रूप में छोड़ा जाता था, लेकिन अब रेसिड्यू अपग्रेडेशन फैसिलिटी के शुरू होने से कच्चे तेल के सबसे भारी हिस्से का 93% अब उपयोगी ईंधन में बदल जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी के एक्स पोस्ट को रीपोस्ट करते हुए लिखा, ये अत्याधुनिक फैसिलिटी ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ावा देने की हमारी कोशिशों को गति देती है, जिससे हम इस सेक्टर में आत्मनिर्भर बन रहे हैं। पीएम ने लिखा है कि यह अत्याधुनिक प्लांट हमारी ऊर्जा सुरक्षा को सुदृढ़ करने के प्रयासों को नई गति प्रदान करता है। इससे पहले केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर बताया कि विशाख रिफाइनरी में इस फैसिलिटी के शुरू होने के साथ ही भारत की ऊर्जा सुरक्षा हासिल करने की यात्रा में एक मील का पत्थर स्थापित हुआ है। ये फैसिलिटी स्वदेशी इंजीनियरिंग का एक बेहतरीन नमूना है, जिसमें 2200 मीट्रिक टन वजनी 3 LC मैक्स रिएक्टर हैं, जो दुनिया के सबसे भारी इंजीनियरिंग ब्लॉक में से एक हैं। उन्होंने बताया कि सभी ब्लॉक भारत में ही बनाए और असेंबल किए गए हैं। इसकी क्षमता 3.55 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष है। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में पोषण सुरक्षा और कुपोषण निवारण को लेकर सीएसआर सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। इस दौरान विभिन्न पहलों की भी शुरुआत होगी। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी समेत कई गणमान्य मौजूद रहेंगे। निकाय चुनाव दलीय आधार पर और ईवीएम से कराए जाने की मांग को लेकर प्रदेश भाजपा चरणबद्ध आंदोलन चला रही है। इस सिलसिले में आज गिरिडीह और धनबाद समेत कई जिलों में पार्टी द्वारा धरना कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान वक्ताओं ने निकाय चुनाव तिथियों की अविलंब घोषणा और दलीय आधार पर ईवीएम से चुनाव कराने की मांग की। वक्ताओं ने विलंब पर सरकार को घेरा और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। राज्य के अपर पुलिस महानिदेशक अभियान टी कंडास्वामी ने वर्चुअल माध्यम से सभी पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस उप महानिरीक्षक और जिलों के पुलिस अधीक्षकों के साथ सड़क सुरक्षा को लेकर बैठक की। इस दौरान उन्होंने एम्बुलेंस रीपोजिशनिंग, डायल 112 समन्वय तथा राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह को जीरो फैटेलिटी मंथ के रूप में मनाने जैसी गतिविधियों की भी समीक्षा की। उन्होंने सड़क दुर्घटना, हिट एंड रन, ओवरलोडिंग और नशे में वाहन चलाने वालों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। पलामू रेंज के नवनियुक्त डीआईजी किशोर कौशल ने पदभार ग्रहण करने के बाद नक्सल उन्मूलन
और विधि व्यवस्था को लेकर पुलिस अधिकारियों के साथ हाई लेवल बैठक की। इस दौरान उन्होंने कहा कि जनता की सुरक्षा उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता होगी। उन्होंने बेहतर कार्य संस्कृति और सशक्त पुलिसिंग पर भी जोर दिया। आज पलामू रेंज के डीआईजी के रूप में मैंने प्रभार ग्रहण किया है और इन तीनों जिलों में एसपी के साथ मिलके जो पुलिस से अपेक्षा रहती है कि विधि व्यवस्था ठीक तरीके से संधारित रहे, आपराधिक घटनाओं की यथासंभव रोकथाम हो सके और अगर आपराधिक घटनाएं घटित होती हैं तो उनका ससमय उद्भेदन हो सके और इसके अलावा उग्रवाद के खिलाफ जो अभियान चल रहा है सतत लगातार चलता रहे, जिसमें लगातार सफलता भी मिली है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आगे भी इसी प्रकार से सफलता मिलती रहेगी। बाकी रेंज में और जिलों में जो भी चैलेंजेज हैं पुलिस के समक्ष, उनको और बेहतर तरीके से अपनी टीम के साथ समझने का प्रयास करूंगा, तो यथासंभव उसका निराकरण करने का। जमशेदपुर में पुलिस के लिए गुजरा साल उपलब्धियों भरा रहा। वरीय पुलिस अधीक्षक पीयूष पांडे ने प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि 2024 की तुलना में साल 2025 में जिले में अपराध के मामलों में काफी कमी आई। उन्होंने बताया कि अपराधियों के खिलाफ पुलिस को कई बड़ी सफलताएं मिली। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने रोजगार के फ्रंट पर राज्य सरकार को घेरा है। उन्होंने आज एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि सरकार द्वारा कक्षपाल नियुक्ति का विज्ञापन जारी किया गया है, लेकिन अभ्यर्थियों के लिए जो उम्र सीमा तय की गई है वह वर्ष 2015 की ही है। पिछले 10 वर्षों से नियुक्ति नहीं होने के कारण हजारों युवा आज इस अवसर से वंचित हो रहे हैं। समय पर भर्ती न होने का खामियाजा आयु सीमा पार कर चुके अभ्यर्थियों को भुगतना पड़ रहा है। श्री मरांडी ने सीएम से संज्ञान लेकर ऐसे अभ्यर्थियों को उम्र सीमा में छूट प्रदान करने का आग्रह किया है। राज्य सरकार ने हाईकोर्ट को आश्वस्त किया है कि लोकायुक्त और सूचना आयुक्त समेत विभिन्न आयोगों में रिक्त पड़े पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया 4 सप्ताह के अंदर पूरी कर ली जाएगी। उच्च न्यायालय में जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से बताया गया कि नियुक्ति को लेकर सारी प्रक्रियाएं पूरी कर ली गई हैं और समिति के गठन संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी के लिए मुख्यमंत्री के पास भेजा गया है। राज्य के सरकारी विश्वविद्यालयों में लंबे समय से रिक्त कुलपति और प्रति कुलपति पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया 15 जनवरी से शुरू होगी। इस महीने 4 कुलपति और 6 प्रति कुलपति की नियमित नियुक्ति प्रस्तावित है। सभी योग्य अभ्यर्थियों की स्क्रूटनी पूरी कर ली गई है और सर्च कमेटी इंटरैक्शन के आधार पर पैनल तैयार करेगी। इस बीच पश्चिम बंगाल में कुलपति नियुक्ति अधिकार संबंधी प्रस्ताव को राष्ट्रपति द्वारा खारिज किए जाने से झारखंड में लंबित विधेयक पर भी प्रभाव पड़ने की संभावना जताई जा रही है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने CUET UG 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू कर दी है, जिसके जरिए देश की 218 विश्वविद्यालयों में दाखिला मिलेगा। इस बार 23 निजी विश्वविद्यालय CUET से बाहर हो गए हैं, जिनमें एमिटी और बेनेट जैसे संस्थान शामिल हैं। निजी विश्वविद्यालयों ने लंबी काउंसलिंग प्रक्रिया और शैक्षणिक कैलेंडर प्रभावित होने को इसकी प्रमुख वजह बताया है। CUET UG परीक्षा कंप्यूटर आधारित होगी और आवेदन की अंतिम तिथि 30 जनवरी निर्धारित की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश का तेज गति से कायाकल्प हो रहा है और सुविधाएं बढ़ रही हैं। प्रगति समीक्षा बैठकों ने परियोजनाओं को धरातल पर उतारने में महती भूमिका निभाई है। भारतीय रेलवे नेटवर्क से जोड़ने वाली 272 किलोमीटर लंबी महत्वाकांक्षी राष्ट्रीय परियोजना जम्मू उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना 3 दशक बाद अब ऑपरेशनल है।
करीब 272 किलोमीटर लंबा ये रेल कॉरिडोर, जिसे 1990 के दशक के अंत में मंजूरी मिली थी, दुनिया के सबसे कठिन पर्वतीय इलाकों में से होकर तैयार किया गया है। उबड़ खाबड़ हिमालयी ढलानों से लेकर गहरी नदी घाटियों तक फैली ये रेल लाइन 36 सुरंगों से होकर गुजरती है, जिनकी कुल लंबाई 119 किलोमीटर से अधिक है, जबकि इसके रास्ते में 1943 पुल बनाए गए हैं। ये परियोजना आधुनिक भारतीय रेल इतिहास की सबसे बड़ी और बेमिसाल इंजीनियरिंग उपलब्धियों में से एक मानी जा रही है। लेकिन इस परियोजना की राह इतनी आसान नहीं रही। जम्मू, उधमपुर, श्रीनगर, बारामूला रेल लिंक पर कार्य वर्ष 1995 में शुरू हुआ था, लेकिन कठिन भौगोलिक परिस्थितियों, भूमि अधिग्रहण की बाधाओं, वन स्वीकृतियों और सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियों के कारण लगभग 25 वर्षों तक इसकी प्रगति धीमी रही। लेकिन तस्वीर बदली प्रगति की बैठक ने। प्रगति के अंतर्गत इस परियोजना की समीक्षा के बाद आवश्यक स्वीकृतियों को तेजी से मंजूरी दी गई और समन्वित कार्रवाई के माध्यम से प्रमुख अड़चनों को दूर किया गया। इसके परिणाम स्वरूप ये परियोजना पूरी हुई और कश्मीर घाटी में रेल संपर्क शुरू हो सका। इस महत्वाकांक्षी परियोजना पर काम चरणबद्ध तरीके से हुआ। बनिहाल से कटरा के बीच की सबसे अहम कड़ी हाल ही में पूरी हो सकी, जिसका उद्घाटन वर्ष 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। इसी के साथ ये पूरी रेल लाइन पूरी तरह से परिचालन में आ गई और कश्मीर घाटी को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ने का सपना साकार हो गया। जो हमारे प्रोजेक्ट थे, इसमें तेजी लाने के लिए पीएम ऑफिस की तरफ से गति शक्ति यूनिट्स को एक्टिवेट किया गया। गति शक्ति यूनिट्स जो है एक स्पेशल यूनिट्स है जो कि रेलवे में इसी प्रोसेस को, इंफ्रास्ट्रक्चर को, जो डेवलपमेंट का हमारा जो प्राइम मिनिस्टर साहब का एम है उसको पूरा करने के लिए ये इसको गति शक्ति यूनिट्स को लॉन्च किया गया था और इसके रिजल्ट्स भी काफी अच्छे आपको देखने को मिले हैं। जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो अभी सपनों की बात लगती थी, हकीकत में वो रिजल्ट्स उसके दिखने लगे हैं। तकनीकी चमत्कारों से आगे बढ़कर ये रेल लिंक रणनीतिक और सामाजिक आर्थिक दृष्टि से भी बेहद अहम है। भारी बर्फबारी और भूस्खलन की आशंका वाले इस क्षेत्र में ये परियोजना साल भर निर्बाध संपर्क सुनिश्चित करती है, यात्रा समय को कम करती है और रक्षा बलों की आवाजाही को और मजबूत बनाती है। साथ ही इससे कश्मीर में पर्यटन और व्यापार को नई रफ्तार मिलने की उम्मीद है। जो ये रेल सर्विस यहाँ शुरू हो गई J&K में, इससे हमें बहुत फायदा मिला है, क्योंकि दूर दराज इलाकों के से जो लोग आते हैं उनको बहुत दुश्वारियाँ होती थी रोड में, और इस रेल से सब एक को फायदा हुआ है। जो हमारा मौसम यहाँ जम्मू कश्मीर का है, खासकर कश्मीर का है, इसमें 6 महीने हमारा रास्ता ही बंद रहता है, एयर ट्रैफिक बंद रहता है, और उस हिसाब से ये हमारे लिए फायदेमंद साबित हुआ है। तो मोदी जी का बहुत शुक्रगुजार है, ट्रेन से बहुत फायदा मिल गया। ये टाइम विंटर का है, यहाँ इस टाइम फ्लाइट भी कैंसिल होता है, तो ट्रेन के वजह से इस बार हमें वो चीज़ नहीं देखना पड़ा है। इस साल हमने ट्रेन के जाने से बहुत फायदा मिल गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस उपलब्धि को राष्ट्रीय हित में लंबित परियोजनाओं को पूरा करने के भारत के संकल्प का प्रमाण बताया। उन्होंने कहा कि ये परियोजना पीएम प्रगति मिशन के तहत दूरदर्शिता और समयबद्ध क्रियान्वयन का उदाहरण है। इस ऐतिहासिक परियोजना के पूरा होने के साथ उधमपुर, श्रीनगर, बारामूला रेल लिंक अब सिर्फ एक रेल लाइन नहीं, बल्कि अवसरों, एकीकरण और विकास का सेतु बन गया है। ये परियोजना जम्मू कश्मीर ही नहीं, बल्कि पूरे देश के लिए प्रगति और विश्वास का प्रतीक बनकर उभरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अब बात मौसम की। राज्य के कई इलाके शीतलहर की चपेट में हैं, जिससे लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। पश्चिमी सिंहभूम, बोकारो, हजारीबाग, गुमला, खूंटी, लोहरदगा और कोडरमा जैसे जिलों में शीतलहर के हालात हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान गुमला में न्यूनतम तापमान 2.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो राज्य में सबसे कम रहा। मौसम विज्ञान केंद्र से प्राप्त आंकड़ों के मुताबिक राज्य के 11 जिलों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे चल रहा है। अधिकतम तापमान में भी गिरावट देखी जा रही है। अगले 3 दिनों के दौरान यही हालात बने रह सकते हैं।
दक्षिणी, पश्चिमी और निकटवर्ती मध्य झारखंड में कल भी शीतलहर चलने की आशंका है। राहत की बात यह है कि 3 दिनों के बाद न्यूनतम तापमान में धीरे धीरे 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि हो सकती है। आगामी 12 जनवरी तक सवेरे हल्के से मध्यम दर्जे का कोहरा छाया रह सकता है। इधर कोहरे के असर रेलवे और विमान सेवा पर भी पड़ा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश कलमाड़ी का पुणे में लंबी बीमारी के बाद 82 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता सुरेश कलमाड़ी का मंगलवार तड़के 81 साल की उम्र में निधन हो गया। कलमाड़ी के कार्यालय ने जारी एक आधिकारिक बयान में जानकारी दी है। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के पूर्व चेयरमैन कलमाड़ी का पुणे के दीनानाथ मंगेशकर अस्पताल में उपचार चल रहा था। लंबी बीमारी के बाद उन्होंने तड़के करीब 3:30 बजे अंतिम सांस ली। पुणे से पूर्व सांसद और रेलवे राज्य मंत्री रहे कलमाड़ी के परिवार में उनकी पत्नी, बेटा बहू, 2 बेटियां, दामाद और पोते पोतियां हैं। राज्य के करीब हर जिले पर्यटन स्थलों से परिपूर्ण है। इनमें से एक हजारीबाग अपने प्राकृतिक सौंदर्य के कारण लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। पदमा प्रखंड में स्थित चमेली झरना इन दिनों पर्यटकों को खूब लुभा रहा है। हजारीबाग जिला के पदमा प्रखंड में स्थित चमेली झरना पर्यटकों को इन दिनों खूब भा रहा है। यह झरना पत्थर की खुदाई के बाद अस्तित्व में आया, जिसने अब पर्यटन स्थल का रूप ले लिया है। यहाँ दूर दूर से लोग मनोरंजन के लिए पहुँच रहे हैं। ये चमेली झरना प्रकृति से, सौंदर्य से हरा भरा हजारीबाग के आंगन में हम लोग हैं। यहाँ पिकनिक पर्यटक के क्षेत्र से देखा जाता है और आप कैमरे के पीछे आगे देख रहे होंगे कि दूर दराज से आके यहाँ अपने नए साल के आगमन और पुराने साल का विदाई का आनंद किस प्रकार गाने बजाने के साथ लिया जा रहा है। बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे आने के बाद। बहुत सारे दोस्त भी अपने आए हुए हैं यहाँ पे और जितने भी आए हैं सब अच्छे से पिकनिक मना रहे हैं। मज़ा आ रहा है। बस देखते हैं 2-4 घंटे यहाँ पे रुकेंगे, उसके बाद निकलेंगे। पदमा और इचाक के बीच NH 33 पर दाऊजी नगर के समीप घने हरे भरे जंगलों, ऊंचे पेड़ों और छोटे छोटे चट्टानों से घिरा यह स्थल पहले चमेली फराज के नाम से जाना जाता था, लेकिन आज यही स्थान पूरे जिले में चमेली झरना के नाम से प्रसिद्ध हो चुका है। कलकल करती जलधारा, चारों ओर फैली हरियाली और शांत वातावरण यहाँ आने वाले हर पर्यटक का मन मोह लेता है। प्री वेडिंग करने के लिए हम लोग यहाँ भेजे थे, तो हम लोग लोटवा डैम आए थे। वहाँ से हम लोग यहाँ पर इसलिए आए कि मेरा बेटा बोलो हम लोग यहाँ प्री वेडिंग किए हैं, यहाँ बहुत अच्छा स्थान है, पानी है, झरना है, वहीं चलते हैं। तो हम लोग यहाँ आए, यहाँ आके इतना मन खुश हो गया कि बोलने का शब्द नहीं है। इचाक से लगभग 4 से 5 किलोमीटर आगे बढ़ने पर दाहिनी ओर चमेली झरना स्थित है। यह स्थान सड़क से सटा होने के कारण परिवार और दोस्तों के साथ घूमने और पिकनिक मनाने के लिए बेहद उपयुक्त माना जाता है। चमेली झरना लोगों के लिए पारिवारिक पिकनिक और सुकून भरे पल बिताने का पसंदीदा स्थल बनता जा रहा है। हम लोग गए हुए थे घूमने तिलैया डैम। आते वक्त हमने पद्मा किला में रुका, फिर उसके बाद जब हम हजारीबाग के लिए लौट रहे थे तब हमें गूगल में दिखा कि एक चमेली फॉल्स नाम एक पर्यटन स्थल है, तो हमने वहाँ ऐसे देखने चले आए। कैसा लगा इस जगह? यहाँ का दृश्य अद्भुत है, वातावरण शुद्ध है, मीन्स बहुत अच्छा लगा यहाँ आने का। पूरा फ्रेश हवा आ रही है और बहुत अच्छा दृश्य है यहाँ। बहुत सुना था चमेली झरना के बारे में, लेकिन आज हम लोगों को मौका मिला और पूरे फैमिली और अपने दोस्तों के साथ आया हूँ यहाँ पे पिकनिक मनाने के लिए। बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत मजा आ रहा है। सरकार ग्रामीण पर्यटन को काफी बढ़ावा दे रही है। इससे जहां एक ओर पर्यटन स्थलों का विकास हो रहा है, वहीं दूसरी ओर स्थानीय स्तर पर स्वरोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं। डीडी न्यूज के लिए हजारीबाग से नितेश कुमार की रिपोर्ट। मशहूर संगीतकार AR रहमान का आज जन्मदिन है।
उनका जन्म आज ही के दिन चेन्नई में वर्ष 1967 में हुआ था। ये जो देश है तेरा, स्वदेश है तेरा, तुझे है पुकारा। A.R. रहमान एक संगीतकार ही नहीं बल्कि म्यूजिक के एक ऐसे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने अपने म्यूजिक रिसर्च से भारत की संस्कृति, प्राकृतिक सुंदरता और सभ्यता को अपनी धुनों के धागों में पिरोकर लोगों को एक नया अनुभव दिया है। 6 जनवरी 1967 को एक साधारण से घर में जन्मे अरुणाचलम शेखर दिलीप कुमार मुदलियार, जिन्हें आज हम A.R. रहमान के नाम से जानते हैं, यूं तो उन्हें संगीत विरासत में मिला। उनके पिता राजगोपाल कुलशेखर मलयालम फिल्मों में संगीतकार थे, लेकिन पिता की असमय मौत के बाद परिवार की जिम्मेदारियां कंधों पर आ गईं, जहां उनके पास बस एक सिंथेसाइजर था और एक सपना। लेकिन इस बच्चे ने आंसुओं की आवाज को रियाज की ताकत में बदल दिया। कीबोर्ड, पियानो, हारमोनियम और गिटार में खो गया। खुद का म्यूजिक रिकॉर्ड करते करते किस्मत ने अचानक करवट ले ही ली और 1993 में डायरेक्टर मणि रत्नम ने अपनी फिल्म रोजा में संगीत देने का उन्हें न्योता दिया। फिल्म रिलीज हुई और इसके संगीत ने धूम मचा दी। भारतीय सिनेमा ने पहली बार महसूस किया कि बैकग्राउंड म्यूजिक सिर्फ बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं होता, वो कहानी की धड़कन भी हो सकता है। रोजा से शुरू हुआ सफर दिल से की धड़कनों में धड़का और लगान की मिट्टी से महका और जय हो बनकर पूरी दुनिया की जुबान पर चढ़ गया। जय हो सिर्फ गाना नहीं, संघर्ष की जीत थी। याद है वो पल कि जब रहमान ने ऑस्कर लेते समय कहा था कि ये भारत के लिए है। ताल, फिजा, लगान, स्वदेश, रंग दे बसंती, इनका म्यूजिक फिल्मों की कामयाबी की कहानी कहता है। A.R. रहमान कहते हैं कि उन्होंने अपने जीवन में कई धर्मों का अध्ययन किया। उनका आध्यात्मिक सफर उनके संगीत में साफ झलकता है। भारत का प्रतिष्ठित पुरस्कार पद्म भूषण हो, ऑस्कर हो, गोल्डन ग्लोब हो, ग्रैमी हो, नेशनल अवार्ड्स हो या फिर फिल्म फेयर अवार्ड्स लेने का सफर आज तक जारी है। सुरों के इस जादूगर को हमारी तरफ से जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं। साइमा खान, डीडी न्यूज। अंत में जाते जाते देखते हैं सोशल मीडिया की दिलचस्प और खास झलकियां। About 83 World Cup, what do I remember? I think I remember winning. That's out. Yes. Kappelner finally gets his just desserts. Andy Roberts more. अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
प्रधानमंत्री ने HPCL की अवशेष उन्नयन सुविधा के सफल संचालन को सराहा। केंद्रीय मंत्री अमित शाह पोषण सुरक्षा पर CSR सम्मेलन का करेंगे उद्घाटन। निकाय चुनाव दलीय आधार पर और EVM से कराने की मांग को लेकर भाजपा का चरणबद्ध आंदोलन जारी। कई स्थानों पर पार्टी का आज भी धरना। पलामू रेंज के नवनियुक्त DIG किशोर कौशल ने नक्सल उन्मूलन और विधि व्यवस्था को लेकर की बैठक। जमशेदपुर पुलिस के लिए उपलब्धियों भरा रहा गुजरा साल। और राज्य के कई इलाके शीतलहर की चपेट में। 11 जिलों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से नीचे। 3 दिनों बाद ठंड से थोड़ी राहत की उम्मीद। कोहरे से रेल विमान सेवा में बाधा।